Hi dear viewers, welcome to Study Guide. Study Guide. Learn to live, live to learn. Hello guys, this is Ayaz Ahmed once again in front of you on the platform of Study Guide. I welcome you again here on this platform. As you know that I often new topics for you on the platform of Study Guide. Previously we had discussed a topic that was related to the linguistics, and that was discourse analysis. I had told you about the introduction and the definitions of the discourse as well as discourse analysis, and I had given you few of the examples as well. So today we are going to discuss the history and the origin of discourse analysis. So if you have not subscribed my channel yet, subscribe it now and press the bell icon to get the notification of every new videos earlier and earlier. So we are going to discuss about the history. So let me tell you something about the history of discourse analysis. This linguistic field is not too old, but this concept is very old. बहुत पुराना concept है. इसका जो usage है वो बहुत पुराना है. इसको अलग linguistic field का दर्जा अभी दिया गया कुछ ही साल पहले. I am going to tell you about the history of the discourse analysis, and I will also tell you कि इसको linguistic field का दर्जा कब और कैसे दिया गया और कब से ये field start हुई. Let me tell you something about the history of discourse analysis. Dear friends, ancient Greeks were fond of finding context behind the text or speech. As you know that स्टडी के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से जो सबसे पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ग्रीक्स की तरफ से आई है. हर चीज़ पे सबसे पहले काम ग्रीक्स ने किया है. तो ग्रीक जो थे वो हर चीज़ में जो है वो लॉजिक और रीजंस को ढूंढते थे. तो वही अगर कोई टेक्स्ट पढ़ लेते थे, कोई स्पीच पढ़ लेते थे, उसके पीछे जो कॉन्टेक्स्ट होता था उसको ढूंढने, उसको सर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करते थे, और वो हर बात को समझना चाहते थे कि अगर ये बात लिखी गई है, ये बात जो है कही गई है, तो ये क्यों कही गई है, इसका मतलब क्या है. तो इसका मतलब है डिस्कोर्स एनालिसिस जब हमने समझा था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि डिस्कोर्स एनालिसिस क्या होता है कि भाई किसी स्पीच या किसी टेक्स्ट के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको ढूंढने को हम डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं. तो हमने कहा कि भाई एंशिएंट ग्रीक जो थे वो भी फॉन्ड थे इस बात के कि भाई किसी टेक्स्ट और स्पीच के पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है उसको लाजमी ढूंढना है. तो इट मीन्स दैट डिस्कोर्स एनालिसिस वाज आल्सो डन ड्यूरिंग द एंशिएंट ग्रीक पीरियड, दो इट वाज नॉट कंप्लीट लिंग्विस्टिक फील्ड. ये एक सेपरेट लिंग्विस्टिक फील्ड नहीं थी, लेकिन ये काम तो हो रहा था उस वक्त. इट मीन्स डिस्कोर्स एनालिसिस का जो कंसेप्ट है वो एंशिएंट ग्रीक के ज़माने का है. एंड लेट मी शेयर वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन विथ यू. द वर्क ऑफ ऑस्ट्रियन बॉर्न लियो स्पाइट्जर दैट इज नेम्ड एज स्टाइल स्टडियन यानी स्टाइल स्टडीज इन 1928 इज नोन एज अर्लीस्ट वन इन दिस फील्ड. डिस्कोर्स एनालिसिस की फील्ड में जो सबसे पहला बाकायदा काम किया गया वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले एक लिंग्विस्ट लियो स्पाइट्जर ने किया था, जिसका नाम था स्टाइल स्टडियन यानी कि स्टाइल स्टडीज़. उसने ये काम 1928 में किया था. तो वी कैन से दैट 1928 में डिस्कोर्स एनालिसिस के हिसाब से बाकायदा काम हुआ था, और उसको अर्लीस्ट वर्क इन दिस फील्ड कहा जाता है. डिस्कोर्स एनालिसिस की फील्ड में जो अर्लीस्ट वर्क था वो स्टाइल स्टडीज़ था, जो कि लियो स्पाइट्जर ने लिखा था 1928 में, और फिर माइकल फाउकाल्ट ने उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था. इट मीन्स कि इस काम के बाद डिस्कोर्स एनालिसिस पे बाकायदा काम होने लगा था. और उसके बाद इन 1952 डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोसेस वाज यूज्ड बाय ज़ेलिग हैरिस इन हिज रिपोर्टिंग, बिकॉज ही वाज अ जर्नलिस्ट, और मुख्तलिफ तरीके ऐसे यूज़ करता था जिसमें हर चीज़ उसको अच्छे से समझ आ जाए और किसी की कही हुई बात जो है वो उसका कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट उसको समझ में आ जाए. जब ऑस्ट्रिया के लियो स्पाइट्जर ने एक स्टाइल स्टडीज़ लिखा और उसको माइकल फाउकाल्ट ने ट्रांसलेट किया, तो उसके बाद डिस्कोर्स एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वर्क में आने लगा. तो 1952 में ज़ेलिग हैरिस ने भी अपनी रिपोर्टिंग को जब वो एनालाइज कर रहा था तो उसको डिस्कोर्स एनालिसिस के प्रोसेस के
ज़रिए उसको एनालाइज किया। और फिर उसने जो चीज़ें पब्लिश करी और उसने डिस्कोर्स एनालिसिस के तरीके से वो सारी चीज़ें की और उसने अपना तरीका जो बयान किया कि मैंने इस तरीके से ये सारा काम किया है। तो in 1953 an American linguist used publication of the Zelig-Harris to find the errors in a text and thus he used discourse analysis। यानी फिर 1953 में एक अमेरिकन लिंग्विस्ट था जिसने जेलिग हैरिस की पब्लिकेशंस को फॉलो करते हुए उसने भी डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ किया और इस प्रोसेस के ज़रिए अपना वर्क कंप्लीट किया। इट मीन्स 1952 और 1953 में बाकायदा डिस्कोर्स एनालिसिस का प्रोसेस जो है वो यूज़ हो रहा था। दैन डिस्कोर्स एनालिसिस वाज एम्प्लॉयड लेटर ऑन इन मेनी कंसेक्टिव ईयर्स। बहुत सारे अगले सालों में जो है डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ किया गया इन द फॉर्म ऑफ हैरिस मेथडोलॉजी, क्योंकि जेलिग हैरिस ने वो पब्लिश किया था अपना वर्क उस ज़रिए से, तो उसको हैरिस मेथडोलॉजी का नाम दिया गया और उसके ज़रिए डिस्कोर्स एनालिसिस यूज़ करते हुए मुख्तलिफ चीज़ों को एनालाइज किया गया। एंड कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वर आल्सो डेवलप्ड फॉर द लैंग्वेज एनालिसिस। डियर फ्रेंड्स, इट सिंपली मीन के ये कंसेप्ट एंशिएंट ग्रीक के टाइम से चलता हुआ आ रहा है और इसका बाकायदा जो काम था इस फील्ड में, जो सबसे पहला काम बाकायदा किया गया वो 1928 में स्टार स्टडीज़ के नाम से आया, जो लियो स्पाइसर ने लिखा था और फिर माइकल फाउकाल्ट ने उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया था और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए 1952 में डिस्कोर्स एनालिसिस प्रोसेस बाकायदा यूज़ हुआ, जिसको जेलिग हैरिस ने यूज़ किया और उसने अपनी रिपोर्ट्स को एनालाइज किया और उन चीज़ों को पब्लिश किया और उसमें मेंशन किया कि इस प्रोसेस के ज़रिए मैंने चीज़ें एनालाइज की हैं। 1953 में एक अमेरिकन लिंग्विस्ट ने जेलिग हैरिस की पब्लिकेशंस को फॉलो करते हुए डिस्कोर्स एनालिसिस को यूज़ किया और कुछ चीज़ों को एनालाइज किया और उसके बाद मुख्तलिफ कंसेक्टिव ईयर्स में डिस्कोर्स एनालिसिस मुख्तलिफ चीज़ों में यूज़ होती गई और कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी यूज़ किए गए जिनके ज़रिए लैंग्वेज को एनालाइज किया गया। इट मीन्स के उस कंप्यूटर वे में भी डिस्कोर्स एनालिसिस का प्रोसेस यूज़ हुआ। तो ये थी इसकी हिस्ट्री। नाउ आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट द ओरिजिन के कम्प्लीटली इस लिंग्विस्टिक फील्ड की ओरिजिन कैसे हुई। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस वन। डियर फ्रेंड्स, a well-known linguist Van Dyke posits that discourse analysis is both new and old। वो क्या कहते हैं कि डिस्कोर्स एनालिसिस की जो फील्ड है वो न्यू भी है और ओल्ड भी है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द हिस्ट्री, बट अकॉर्डिंग टू हिम इट्स प्रैक्टिसेस वर मेड 2000 years बैक। डिस्कोर्स एनालिसिस का जो काम होता था वो 2000 साल पुराना है। जैसे कि मैंने बताया कि एंशिएंट ग्रीक के टाइम से ये काम चलता हुआ आ रहा है, तो ये भी यही कहता है कि इट्स प्रैक्टिसेस वर मेड 2000 years back and earlier scholars were aware of language analysis which enable them to analyze speech and provide them with good speaking skills। 2000 साल पुराने जो स्कॉलर्स थे उनको स्पीच एनालिसिस के बारे में प्रोफिशिएंसी हासिल थी और वो अच्छे से लैंग्वेज को एनालाइज कर सकते थे और लैंग्वेज एनालिसिस स्किल्स ने उनको स्पीकिंग स्किल्स डेवलप करने में हेल्प की थी और वो अच्छे से किसी भी लैंग्वेज को प्रेजेंट कर सकते थे और उसको अंडरस्टैंड कर सकते थे। बट एवरीथिंग वाज डन बाय फोकसिंग ऑन द ग्रामर रूल्स। लेकिन उस वक्त ज़्यादा ध्यान ग्रामर रूल्स पे दिया जाता था। उस वक्त साइंटेटिक एनालिसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। डिस्कोर्स एनालिसिस जो होता तो था लेकिन उसको इम्पोर्टेंस जो है वो कम हासिल थी। The arrival of historical and comparative linguistics in the 19th century and the birth of structural analysis in 20th century replaced old speech analysis। उस वक्त ग्रामेटिकल जो रूल्स को एनालाइज किया जाता था वो रिप्लेस हो गया जब 19th सेंचुरी में कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक आई और 20th सेंचुरी में स्ट्रक्चरल एनालिसिस जब आई। वो सारी चीज़ें जो हैं जो पहले यूज़ हो रही थी वो रिप्लेस हो गई और ज़्यादा ध्यान जो है वो डिस्कोर्स एनालिसिस पे दिया गया। सारी चीज़ें उससे रिप्लेस हो गई। द स्टडी ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज गेव बर्थ टू डिस्कोर्स एनालिसिस। यानी कि जब लिटरेरी लैंग्वेजेस को एनालाइज करने का सोचा गया और इस एफर्ट में एक प्रोसेस जो है वजूद में आया जिसको डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। डिस्कोर्स एनालिसिस दैट इज आल्सो कॉल्ड डिस्कोर्स स्टडीज वाज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1970s एज एन एकेडमिक फील्ड। 1970s में डिस्कोर्स एनालिसिस को एक अलग एकेडमिक फील्ड का स्टेटस दिया गया
और एक अलग से लिंग्विस्टिक फील्ड के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया गया। डिस्कोर्स एनालिसिस इज अ ब्रॉड टर्म for the study of the ways in which language is used between the people both in written and spoken context। और इस फील्ड का कंसेप्ट क्या रखा गया कि भाई एक ब्रॉड टर्म थी जो किस चीज़ को शो करती थी कि किन किन तरीक़ों से हम किसी लैंग्वेज के यूज़ को एनालाइज कर सकते हैं कि एक राइटर या स्पीकर किस किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है या यूज़ करता है, चाहे वो रिटन में हो चाहे वो स्पोकन कॉन्टेक्स्ट में हो। लेकिन 1970s में उसमें ये सारी चीज़ें ऐड की गई कि भाई कम्प्लीटली लैंग्वेज को एनालाइज किया जाए एक प्रोसेस के ज़रिए जिसमें हम ये देख सकें कि एक राइटर या स्पीकर किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से यूज़ करता है, और अगर किसी टेक्स्ट या किसी स्पोकन स्पीच को सुना जाए तो उसमें से कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझा जाए, ये सारी जिम्मेदारी डिस्कोर्स एनालिसिस की फील्ड को दी गई। इट मीन्स कि डिस्कोर्स एनालिसिस एज अ डिफरेंट लिंग्विस्टिक फील्ड वाज एक्सेप्टेड इन 1970s। It was all about the history, background and the origin of the discourse analysis. If you have any question, you can ask me in the comment box, or you can directly contact me on my email ID that is given here. If you like the video, then share it with others and subscribe my channel as well, and press the bell icon to get the notification of every new video earlier and earlier. Thanks for watching me.